सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जस्टिस सील नागौर और जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी की बेंच थी। आज एक जजमेंट आया और इस जजमेंट को लेकर के बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पर प्रचारित की गई। तो क्या है ये जजमेंट और इस जजमेंट का एमपीपीएससी की अन्य परीक्षाओं पर क्या असर होगा? क्या परीक्षाएं रुकेंगी या जो रिजल्ट्स आए हैं वो आगे जाएंगे? सारा का सारा कुछ समझेंगे फ्रेंड्स। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन थी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर था 2481/2022। अब ये पिटीशन जो थी वो एमपीपीएससी 2019 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के लगाई गई थी और कहा यह गया था कि जो रिजर्व कैटेगरी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिटोरियस लिस्ट बनी है उसमें नहीं लिया गया है। और ये जो है माइग्रेशन, ठीक है ना, माइग्रेशन के सिद्धांत का जो है वो उल्लंघन करता है, प्रवासन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, प्रवासन के सिद्धांत का, गतिशीलता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से इसमें जो मुख्य तथ्य था वो यही प्रस्तुत किया गया कि 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में मेरिटोरियस इश्यू है और रिजर्व कैटेगरी के मेरिटोरियस छात्र जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं लिए गए हैं। तो ये प्रवासन मींस माइग्रेशन और गतिशीलता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और विभिन्न निर्णय जो हैं वो दिए गए और उसमें ये कहा गया कि जो ये है ऑनरेबल कोर्ट के लिए की अवहेलना है, के आदेशों की अवहेलना है। तो इस पर निर्णय आया है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस सील नागौर, ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी ने इसमें क्या कहा है ये आपको बताना है। जो जजमेंट है उसमें बहुत सारी रिट के संदर्भ भी दिए गए और इसमें इंदिरा साहनी केस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई केस आता है तो इंदिरा साहनी केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसका उल्लेख जरूर होता है। और इंदिरा साहनी केस को कई रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो गलत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये दोनों तरह से यूज़ होता है। जब उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनके अधिकारों की सुरक्षा में भी इंदिरा साहनी केस का ही उल्लेख होता है और 50% से लिमिट एक्सीड करती है तो वहाँ भी इंदिरा साहनी केस का जो है वो उल्लेख होता है। तो इसमें ये कहा गया कि अनारक्षित श्रेणी के जो मेधावी छात्र हैं उनको आरक्षित श्रेणी की जो सूची है उसमें नहीं लिया गया है और इंदिरा साहनी केस के जो जजमेंट है ये उसका उल्लंघन है। क्योंकि यदि प्रारंभिक परीक्षा 2019, ठीक है ना, से ही प्रवासन मींस माइग्रेशन और गतिशीलता के सिद्धांत को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो ये इंदिरा साहनी केस के जो जजमेंट है उसका उल्लंघन है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि इंदिरा साहनी के केस में कहीं भी ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स से ही जो है आपको प्रवासन और गतिशीलता के सिद्धांत को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी राय जाहिर की है कि जो प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करना होता है, ना कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उनका तुलनात्मक योग्यता का अध्ययन किया जाता है। मींस प्रीलिम्स में तुलना जो योग्यता है उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है, योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन अगले चरणों में होता है। इसलिए यदि प्रीलिम्स से ही माइग्रेशन जो है वो नहीं अलाउ किया जा रहा है तो ये कहीं भी इंदिरा साहनी केस के जजमेंट का उल्लंघन नहीं है। ओके, फिर पैराग्राफ 15(3) में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि प्रारंभिक परीक्षा पर माइग्रेशन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ये किसी भी तरीके से जो है वो कोर्ट की अवहेलना नहीं होगी। और 16 में उन्होंने ये कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में यदि माइग्रेशन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो इससे कहीं भी इंदिरा साहनी और का केस का उल्लंघन नहीं है सारगर्भित रूप में और कोर्ट को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य परीक्षा में योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अतः माइग्रेशन या प्रवासन की जो भी सिद्धांत हैं उसको मुख्य परीक्षा में जरूर फॉलो किया जाएगा। तो ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी इसको कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। तो ये कौन सी पिटीशन थी? सबसे पहले 8713 केस वाली पिटीशन नहीं थी, ये थी कंटेम्प्ट पिटीशन। ओके, 8713% केस वाली पिटीशन ये नहीं थी। उसका जो जजमेंट है अभी रिजर्व है। अब इसका क्या असर होगा देखिए, एक इससे निर्णायक सिद्धांत निकल करके जो आया है, जब भी कोई केस चलता है तो केस ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है तो उस केस से जो न्यायिक सिद्धांत निकल करके आते हैं, ठीक है ना,
तो इसमें एक सिद्धांत निकल करके आया है कि प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। प्री का जो उद्देश्य होता है वो शॉर्ट लिस्टेड करना होता है। तो यदि किन्हीं कारणों से, ये जरूरी नहीं है कि ये आवश्यक रूप से फॉलो किया जाए, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से विषम परिस्थितियों में प्री में प्रवासन या गतिशीलता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, माइग्रेशन अलाउड नहीं होता है, सिंपल अर्थों में हम कहें तो आरक्षित वर्ग के श्रेणी के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में प्रविष्टि नहीं मिल पाती है, तो ये एकदम से प्रवासन के सिद्धांत का, माइग्रेशन के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और इसका उद्देश्य योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकल करके आया है। अब इस सिद्धांत का आगे उपयोग क्या है? जब 87-13% फॉर्मूला गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जानते हैं मेरी राय उसमें तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति जो है वो एमपीपीएससी के परामर्श से एमपी सरकार को है और सरकार की ओर से जीएडी नियम बनाता है और इस आर्टिकल 320 का इसमें पालन किया जाता है। और विषम परिस्थिति जो अभी चल रही है, सामाजिक तनाव न बढ़े, कोई भी छात्र किसी भी तरीके से परेशान ना, उसको देखते हुए 87-13% फॉर्मूला बनाया गया है। तो मेरी जो राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो सही तरीके से फॉलो नहीं होगा तो वहाँ इश्यूज हो सकते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही बोलता आ रहा हूँ। अब इस जजमेंट के बाद उसका क्या होना है, तो देखिए, इस जजमेंट के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में जो आवश्यक सुधार करने थे मेंस में मेरिटोरियस इश्यू सॉल्व करने के, वो सेकंड रिवाइज रिजल्ट दे करके कर दिए गए हैं। तो 2019 अब मेरा जो ऐसा अनुमान है निर्बाध रूप से संपन्न होनी चाहिए। 2020 में इसका क्या होगा? 2020 में प्री में 87-13 जो है वो फॉलो नहीं किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 2020 प्री का रिजल्ट 87-13% फॉर्मूला बनने के पहले ही आ गया था, तो आवश्यक नहीं है कि भूतलक्षी प्रभाव से उसको 2020 में लागू किया जाए। तो आवश्यक नहीं है कि प्री में 87-13% लागू हो 2020 के एग्जाम में। अगला चरण 87-13 बनने के बाद जो रिजल्ट आया वो मेंस है, तो मेंस में 87-13 जो है वो लागू है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जो आज का जजमेंट आया है उसमें भी क्लियर है कि प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करना है और इसमें योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। तो आवश्यक नहीं है कि 87-13% जो फॉर्मूला है वो प्री से ही अप्लाई किया जाए। तो जो मेरा अनुमान है, मैं बार बार फ्रेंड्स आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए, अनुमान है, क्योंकि निर्णय ऑनरेबल जस्टिस जो हैं उनको करना है, निर्णय उनका ही होगा। और हम लोग सिर्फ अगर एक अनुमान लगाएं तो मेरा अनुमान ये कहता है कि 87-13% के फेवर में जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्री को क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम मानते हुए उसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड करना माना है और ये भी कहा है कि योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन प्री में नहीं होता। और यही बेंच है, यही डबल बेंच है जिसको 87-13% पर भी निर्णय देना है। तो वो अपने ही जजमेंट को आगे फॉलो करेंगे, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं। तो 87-13% के फेवर में जो है वो जजमेंट आगे आने की संभावना और भी बढ़ गई है। लेकिन ये न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक वाद हैं, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसकी संभावनाएं हैं वो 87-13 के फेवर में आने की और भी बढ़ गई हैं, जिसको मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि 87-13 पर आना चाहिए, जो अनुमान है। अब इससे ये होता है कि जो लोग एमपीपीएससी 2020 के खिलाफ रिट की तैयारी कर रहे थे, ये उनके लिए एक धक्का है, लेकिन वो अभी भी सचेत होते हैं या नहीं होते हैं ये उनकी मंशा पर है, क्योंकि दोनों ही बच्चे मेरे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है। देखिए 2019 में मैं नया था, बच्चों से ज़्यादा नहीं जुड़ा था, 2019 एग्जाम से मेरा कोई सरोकार नहीं था, लेकिन जो लोग 2019 को बाधित कर रहे थे मैं उनको कितना आड़े हाथों लेता था, कितनी चीज़ें उनको बोलता था। लेकिन अब थोड़ा 4-5 महीने हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, बच्चों से जुड़ गए हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। अब जिस एग्ज़ाम से मेरा खुद सरोकार है तो उस पर बाधा पहुंचाने वाले बच्चों को मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं एक लगाव हो गया उन बच्चों से। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस जजमेंट को भी आप देखिए,
इस जजमेंट में भी आपको बताया गया है कि प्री जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो यदि आप 8713 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए याचिका लगाते हैं तो उसमें आपके सफलता के आसार बहुत कम हैं और आपको एक आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसकी बजाय यदि आप 2021 जिनको मेंस देना है, जिनको 2022 प्री देना है, उसकी जो भरकर तैयारी करें, जी जान से तैयारी करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 2022 में इतनी वैकेंसीज आई हैं, नेक्स्ट ईयर इतनी वैकेंसीज आएंगी नहीं। सामने पटवारी एग्ज़ाम भी है, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब रही बात एग्ज़ाम्स की क्या पोजीशन रहेगी, तो 2019 का एग्ज़ाम अब निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। 2020 को भी अब कोई खतरा नहीं है कि जो 8713 जो प्री में नहीं लगाया गया है और प्री से फॉलो किया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्री से ही हर चरण को फॉलो करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्री में योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। तो यदि वो अपने सिद्धांत को ही, जो उन्होंने आज एक न्यायिक सिद्धांत दिया है, उसको ही पालन करते हैं तो 8713 पर यदि याचिका लगती भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा और हमारा जो मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है और उस पर मुख्य परीक्षा पर कोई बाधा नहीं आएगी। 2021 में भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं आ रही है, बशर्ते कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके साथ आप बहुत ही भेदभाव कर दो। और 2021 में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उसमें कई तरह से पिटीशन लग सकती हैं, लेकिन इस जजमेंट के बाद जो मेन इश्यू था कि मेरिटोरियस छात्रों को नहीं लिया गया है, तो उस इश्यू पर तो कम से कम 2021 में भी कोई बाधा आने की संभावना नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा आज का जजमेंट का जो सार है और उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। सार रूप में कहें तो ये जजमेंट जो है एग्ज़ाम्स को की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को बल देता है और जो छात्र 24,000 से ज़्यादा छात्र 2019, 20 और 21 में लटके हुए हैं, तो उनके भविष्य जो अंधकारमय हो रहा है, उनके भविष्य को एक आशा की किरण दिखाता है ये जजमेंट कि हाँ, अब किसी तरीके से हमारी एग्ज़ाम प्रक्रियाएं जो हैं वो संपन्न होंगी। तो एक अच्छा जजमेंट है फ्रेंड्स, और अच्छा जजमेंट इसलिए है इससे क्योंकि किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जो मेरिटोरियस इशू है वो मेंस में नहीं रहेगा। न्यायालय ने साफ साफ कहा है मेंस में आपको जो है क्लियर पोजीशन करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं हो सकता है मेंस में कि आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेरिटोरियस लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के छात्र ना लिए जाएं, लेकिन मेंस में। प्री में लेकिन ये चीज़ें नहीं देखी जा सकती। प्री जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। आज के जो निर्णय का सार यही निकल करके आ रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। किसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2020 इंटरव्यू में फोकस कर रहे हैं, 2021 मेंस में या पटवारी में। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।